हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 8 में आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है एडोलसेंस एंड एडिक्शन। ठीक है, एडोलसेंस जो होता है वो कौन सा पीरियड होता है? इट इज़ द पीरियड विच एक्सटेंड फ्रॉम प्यूबर्टी टू कंप्लीट सेक्शुअल मैच्योरिटी। मीन्स एज बिटवीन 12 टू 19 ईयर या फिर 10 टू 18 ईयर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेज होती है वो एडोलसेंस स्टेज कहलाती है। और इस समय जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं? बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं, फिर उसके अलावा बॉडी यानी फिज़िकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस। तो ये सारे चेंजेस के कारण बहुत सारे बच्चे इस समय एडिक्शन का शिकार बनते हैं। तो वो आज हम पढ़ेंगे कि क्या है एडोलसेंस एंड अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़। इस समय जो अल्कोहल और ड्रग्स की जो लत है वो कैसे पड़ती है और क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। मतलब एडोलसेंस स्टेज की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो क्या हैं। तो ये क्या है? देखिए, सबसे जो कॉमन टीनेज प्रॉब्लम्स हैं वो हैं सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी इमेज। ठीक है, फिर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं बच्चे, बुलिंग, डिप्रेशन, साइबर एडिक्शन, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, टीन प्रेगनेंसी और अंडर एज सेक्स। ये सारी जो है वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। और इन्हीं के कारण जो हमारा टॉपिक है कि कैसे बच्चे ड्रग एडिक्ट या अल्कोहल एडिक्ट बनते हैं, तो वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं अल्कोहल का। तो एडिक्शन, पहले हम देखते हैं कि एडिक्शन क्या होता है। देखिए, एडिक्शन जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है यूथ की, बिकॉज दे स्टार्ट टू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्यू टू वेरियस रीज़न। अलग अलग कारणों से बच्चे जो हैं वो ये लेने लगते हैं। और एडिक्शन इज़ द हैबिचुअल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अ सब्सटेंस और प्रैक्टिस विच इज़ बियॉन्ड वोलेटाइल कंट्रोल। ठीक है, तो एडिक्शन क्या है? एक पूरे हम जब हैबिचुअल हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं और वो हमारे कंट्रोल से चीज़ बाहर चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं एडिक्शन। ठीक, तो पहले हम इसमें देख रहे हैं अल्कोहल का और फिर हम देखेंगे ड्रग्स का। तो अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहलिज्म इसे कहा जाता है। तो अल्कोहल जो होता है ये जो है बनता किससे है? बहुत पुराने समय से ये बनता चला आ रहा है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है? इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH या इथेनॉल जो है ये कलरलेस लिक्विड होता है और ये बनता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ठीक, तो ऐसे जो है अल्कोहल बनता है। अब अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है वो अलग अलग होते हैं। ये किस बेसिस पे होते हैं? कि उसमें जो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है। जैसे बियर की हम बात करें तो इसमें 5% होता है अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हम बात करें यदि वाइन्स की तो इसमें होता है 10% अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन, बाकी इसमें वाटर मिलाया जाता है। फिर उसके बाद ये जो है विस्की, रम है, ब्रांडी है या जिन है, तो ये इनमें 40% जो है वो होता है अल्कोहल। तो ये जो है सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस है और इनमें से किसी की भी आदत पड़ना, किसी के लिए भी एडिक्ट होना वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये देखिए, ये सारा आपको ये दिया हुआ है कि उसमें अल्कोहल का कंटेंट कितना है। जैसे ब्रांडी है तो इसका सोर्स है फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशन से बनती है, इसमें अल्कोहल 40 to 50% है। विस्की है तो इसमें 40 to 50%, रम में 40 to 50, फिर वाइन्स जो है उसमें 10 to 22 और बियर में 4 to 8% अल्कोहल होता है। अब अल्कोहलिज्म यानी डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल, तो ये क्या है? देखिए, द डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल में बी सोशल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल
द डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल इनिशियली स्टार्ट ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इसके रीजन्स क्या हैं? फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको लेने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप इंडिपेंडेंस है। टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ डेली लाइफ, डेली रूटीन को ब्रेक करने के लिए भी बहुत सारे लोग शौक में लेने लगते हैं। सोशल प्रेशर में, फिर लाइकिंग द टेस्ट, टेस्ट इसका शायद अच्छा लगता होगा। डिज़ायर फॉर एक्साइटमेंट एज अ मीन ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटीज़, डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर इन लाइफ। कुछ भी चीज़ यदि होता है लाइफ में तो उसके कारण उसके स्ट्रेस से बाहर आने के लिए गेस्चर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एडल्ट्स। तो ये सारे जो रीज़न है उसके कारण बच्चे लेना स्टार्ट करते हैं और इसी को हम कहते हैं अल्कोहलिज्म। ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय टू मच अल्कोहल? तो ये क्या होगा? मतलब जब ज़्यादा अल्कोहल लेने लगेंगे तो उससे क्या हो सकता है? देखिए, डिप्रेशन है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और डैमेज टू द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। देखिए, इफ़ेक्ट क्या आते हैं? ये तो खुद पे इफ़ेक्ट हैं कि हमारी बॉडी पे खुद पे इफ़ेक्ट, लेकिन इसके अलावा फैमिली और सोसाइटी पे भी इसके इफ़ेक्ट आते हैं। अल्कोहल जो है वो एक कॉस्टली बेवरेज है, बहुत महंगा आता है और इसी के कारण क्या होता है, फैमिली मेम्बर से झूठ बोलना या पैसे चुराना घर से, तो ये सारी चीज़ें भी इसके कारण होती है। फिर उसके अलावा इसके कारण बहुत सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डिवोर्स हैं, फ्रस्ट्रेशन है, इनसिक्योरिटी इन चिल्ड्रन, तो ये सारी चीज़ें भी इससे हो सकती है। फिर अल्कोहलिज्म जो है वो एसोसिएट होता है सोशल क्राइम, है ना, जो क्राइम करते हैं लोग कि अल्कोहल लेने के बाद इतना ध्यान नहीं रहता कि कोई क्या कर रहा है, तो उसमें क्राइम भी होते हैं। वॉयलेंस, एक्सीडेंट, गाड़ी चलाना यदि अल्कोहल लेके, तो ये सारी चीज़ें भी इसके कारण हो सकती हैं। ये देखिए, मेंटल हेल्थ, अब मेंटल हेल्थ पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मेंटल हेल्थ भी इससे अफेक्ट होगी। फिर उसके बाद डिप्रेशन वाला जो है पॉइंट, है ना, तो ये सारी चीज़ें, एंजाइटी, तो मेंटल हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे, सोशल और फैमिली, हर चीज़ पे इसका इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको कि केवल हमारी हेल्थ पे नहीं, यानी फिज़िकल हेल्थ पे नहीं, मेंटली भी आप उससे अफेक्ट होगे, उसके बाद आपकी फैमिली पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और अपनी पूरी सोसाइटी पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो इसमें फंस चुके हैं तो वो ट्रीटमेंट हम उनका क्या कर सकते हैं? तो इसे हम कहते हैं डी अल्कोहलिज्म या ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक्स। तो ये इसकी दो मेथड है, डिटॉक्सिफिकेशन और ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जब लॉन्ग टर्म यूज़ होता है अल्कोहल का तो बॉडी में कुछ टॉक्सिक इकट्ठे हो जाते हैं और पहले उनको बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए पूरा जो है ट्रीटमेंट चलता है, जैसे डायज़ापाम और क्लोरोडाइज़ाप ऑक्साइड दी जाती है, साथ ही साथ विटामिन सी। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन, और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस, यानी अल्कोहल पे डिपेंड होने की जो टेंडेंसी उसको ख़त्म करना, तो उसके लिए साइकोथेरेपी दी जाती है, ग्रुप थेरेपी, यानी पूरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको समझाया जाता है, बिहेवियर थेरेपी और डिटर्जेंट एजेंट। तो ऐसे जो है दो तरीक़ों से, पहले डिटॉक्सिफिकेशन और फिर उसका ट्रीटमेंट, तो ऐसे ये पूरा किया जाता है। अब देखिए, सोशल इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म। तो सोशल इफ़ेक्ट जैसे हमने बताए कि क्या होगा, सोशल इफ़ेक्ट यानी क्या होगा कि उसी के कारण क्राइम बढ़ रहे हैं, वॉयलेंस बढ़ रहा है, एक्सीडेंट होते हैं रोड्स पे, तो ये सारी चीज़ें यानी पूरी सोसाइटी पे उसका जो इफ़ेक्ट है वो आ रहा है। ये देखिए लिखा हुआ है कि 25% पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट, किसके कारण? ड्यू टू अल्कोहल। अल्कोहल लेके गाड़ी चलाने से ये सारे मतलब एक्सीडेंट का कारण, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट इसके कारण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्राइम बढ़ रहा है, फिर उसके बाद वायलेंस बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसके कारण होती हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें, इससे बचना है हमको, तो उसके लिए हमको अल्कोहल लेना शुरू करना ही नहीं है। भले ही कोई भी चीज़ आए, सोशल प्रेशर आए, पीयर प्रेशर, या फिर हमको ऐसा लगे कि हमको कुछ अलग सा करना है, तो वो अलग से करने के लिए आप अपनी कोई हॉबी ले सकते हो। अपनी हॉबी पूरी करें, अपने आप को बिज़ी रखें, लेकिन इन सब चीज़ों में ना पड़ें। फिर ये पर्सनल इफ़ेक्ट, वो भी हम देख चुके हैं। पर्सनल इफ़ेक्ट में क्या है कि पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट आ रहा है ना, पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट आ रहा है। ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है ना। उसके बाद लेज़ीनेस है, पूरी ब्रेन एक्टिविटी हमारी डिस्टर्ब हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये पूरा अल्कोहल का हुआ। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं ड्रग एब्यूज़, है ना। ड्रग क्या होते हैं और ये ड्रग एब्यूज़ होने का क्या मतलब है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज़ ड्रग। तो ड्रग क्या है? ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस दैट व्हेन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। Drugs are chemical that change the way a person's body work by altering emotions and thoughts. Drugs have been part of our culture since the middle of last century. देखिए, ड्रग्स जो है वो शुरू से ही चले आ रहे हैं। और ड्रग होते क्या है, जो हमारी बॉडी में जाके हमारे नॉर्मल बॉडी फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये केमिकल्स होते हैं जो हमारे इमोशंस और थॉट्स को थोड़ा बदल सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ड्रग। और ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ अ डिसीज़ इन मैन एंड एनिमल्स। और ये क्या होते हैं, जो किसी डिसीज़ के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाना, जब हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ड्रग एब्यूज़। ठीक है, ये देखिए, ड्रग एब्यूज़ का मतलब क्या हो जाएगा। ड्रग एब्यूज़ में भी डिफाइंड एज द हैबिचुअल यूज़ ऑफ ड्रग्स नॉट नीडेड फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस, यानी वो मेडिकेशन के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, सोली टू अल्टर वंस मूड, अफेक्ट एंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब केवल हम हमारा मूड चेंज करने के लिए, कॉन्शियसनेस को चेंज करने के लिए और बॉडी के फंक्शन को चेंज करने के लिए ले रहे हैं, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे ड्रग एब्यूज़। जब हम नॉर्मल ठीक होने के लिए किसी बीमारी के ड्रग ले रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन जब आप उसको बिना मतलब के केवल अपना मूड चेंज करने के लिए या कोई थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए लेने लगेगे, तो आप कहलाओगे ड्रग एब्यूज़। फिर कंटिन्यू यूज़ ऑफ ड्रग कैन लीड टू ड्रग डिपेंडेंस, आप फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंस, यानी जब आप कंटिन्यू लेने लगोगे तो आप फिजिकली और मेंटली उस पर डिपेंड हो जाते हो। कॉमनली एब्यूज ड्रग देखिए कौन कौन से हैं जो कॉमनली लिए जाते हैं। मैरिजुआना, कोकेन, हेरोइन, अल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा सिडेटिव, कॉफ़ी एंड सिगरेट, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एब्यूज़। ड्रग के देखिए क्या क्या हो सकता है इससे। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन जो है वो बिगड़ जाएगा। पुअर जजमेंट, स्लो रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स आने थोड़े स्लो हो जाते हैं। डिस्टॉर्टेड विजन, मेमोरी लॉस, ये सब इसके इफ़ेक्ट हैं। ठीक। फिजिकल एंड मेंटल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब क्या है, द बॉडी हैज़ बीन अल्टर्ड इन वे दैट क्रिएट क्रेविंग फॉर द ड्रग एंड मैनिफेस्ट विथड्रॉल सिम्टम। मतलब हमारी बॉडी उसके लिए इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाती है कि उसको जैसे कोई चीज़ के बिना हम बोलते हैं ना कि हम नहीं रह सकते, उस टाइप का हो जाता है। और उसके विथड्रॉल सिम्टम दिखने लगते हैं कि मतलब बॉडी में शेकिंग हो रहा है या बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है उसके बिना, या अब तो लेना बहुत ज़रूरी हो गया, तो ये बॉडी की उस पर डिपेंडेंस हो जाती है। और मेंटल डिपेंडेंस मतलब इंडिविजुअल बिलीव दैट ऑप्टिमल स्टेट ऑफ वेलबींग इज़ अचीव्ड ओनली थ्रू एक्शन ऑफ ड्रग। मतलब उस व्यक्ति को ये लगने लगता है कि हम इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। मेंटली फिजिकली वो उस पर डिपेंड हो जाता है। अब कॉजेज़ क्या है ड्रग अब्यूज़ होने के, देखिए कॉजेज़, कारण क्या है इसके। तो क्या क्या है देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट है ना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यदि कोई बेरोज़गार है तो वो उस टेंशन में ले सकता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन्स, बहुत ज़्यादा किसी पे फाइनेंशियल बर्डन है
तो उसके टेंशन में, फिर सोशल सिविलाइजेशन कल्चर, फिर क्यूरियोसिटी, ये बहुत बड़ा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है ये एडिक्शन का, बिकॉज क्यूरियोसिटी इज generated among young people due to advertisement of drug in newspaper and other means of communication. कभी कभी पेपर न्यूज़पेपर में देख के या दूसरी जगह देख के तो ये क्यूरियोसिटी रहती कि एक बार लेके देखते हैं कि इससे क्या होता है। फिर पीयर प्रेशर, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। पीयर प्रेशर का मतलब है मतलब प्रेशर ऑफ फ्रेंड्स, कि यदि कोई ले रहा है और वो प्रेशर कर रहा है कि एक बार लेने से क्या हो रहा है, तो इस टाइप से पीयर प्रेशर में आके भी बच्चे इसको लेने लगते हैं। एडिक्शन तो है ही। फिर सोशल सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट, फेलियर इन एग्ज़ाम, किसी भी चीज़ में फ़ेल होना, केवल एग्ज़ाम की बात नहीं है, किसी भी चीज़ में फ़ेल होने के कारण भी उस स्ट्रेस में ले सकते हैं। ब्रेकअप रिलेशनशिप, डिप्रेशन में, इलीगल रिलेशनशिप, तो ये सारे जो हैं ये ड्रग एब्यूज़ होने के कारण हैं, रीजंस हैं। अब इसको देखिए लेते किस तरीके से हैं, तो इसको जो लेने के 4 तरीके हैं। ओरल, मतलब डायरेक्टली आप खाते हैं, बहुत सारे लोग इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, फिर स्मोकिंग के थ्रू यानी सिगरेट या बीड़ी में, और स्नॉर्टिंग मतलब सूंघ के डायरेक्टली नाक से उसको अंदर लेना। ठीक है, तो ये 4 तरीक़ों से ड्रग्स जो है वो लिए जाते हैं। अब ड्रग्स देखिए, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ड्रग्स को। एक होते हैं नारकोटिक्स, एक हेलुसिनोजेंस, फिर स्टिमुलेंट्स और डिप्रेसेंट। ये 4 प्रकार के ड्रग्स हैं। इसमें जो है फर्स्ट है कोकेन, है ना। तो कोकेन जो है वो स्टिमुलेंट में आता है, और ये जो है कोकेन के देखिए क्या क्या साइन और सिम्टम है। चेंज इन कंसंट्रेशन एंड फोकस, फिर इंक्रीज एजिटेशन, फिर उसके बाद जो है कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स, कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम, और इंक्रीज मूवमेंट, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, है ना। तो ये जो हैं ये सारे आएंगे। तो कोकेन जो है वो क्या है, स्टिमुलेंट में आता है, यानी स्टिमुलेट करता है ये बॉडी को। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। और ये जो कोकेन है स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो यदि हम बोले कि थोड़ी सी मात्रा में, लो क्वांटिटी में, तो ये टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक इनमें भी होते हैं, है ना। तो कैफ़ीन जो कॉफ़ी में होता है वो भी एक एडिक्शन ही है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हमारी बॉडी पे गलत इफेक्ट नहीं डालते। लेकिन कोकेन जो है या एम्फेटामिन्स, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट हैं, जो हमारी बॉडी को ना केवल स्टिमुलेट करते हैं बट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी उससे को लेने से बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे जब एक बार लेना शुरू करते हैं तो ये हमारी आदत में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हेरोइन। तो ये जो हेरोइन है ये आते हैं नार्कोटिक्स में, है ना। सेमी सिंथेटिक ओपिएट्स है ये। तो ये देखिए, ये मिलता हमको है ओपियम पॉपी नाम के प्लांट से, और ये सब वाइट पाउडर के रूप में मिलता है। फिर तीसरा जो है वो है निकोटीन। तो निकोटीन जो है वो मिलता है हमको किससे, ये भी स्टिमुलेंट है, और ये टोबैको में होता है, उसकी भी ऐसी पत्तियां होती है और उससे ये हमको मिलता है। और ये देखिए इतने सारे इसके इफेक्ट है, अभी हम देखते हैं आगे। फिर उसके बाद डिप्रेसेंट। तो ये सब क्या है, स्टिमुलेंट है। और अब डिप्रेसेंट में क्या होगा, डिप्रेसेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट रिड्यूस द नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी, जो हमारी नॉर्मल बॉडी की एक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो ये है जैसे कि अल्कोहल है, फिर बार्बिट्यूरेट्स, कैनबिस, ओपियोइड्स और बेंजोडाइजापाइन, ये सब क्या हैं, डिप्रेसेंट हैं। ठीक है, तो डिप्रेसेंट क्या करेंगे, बॉडी की एक्टिविटी को कम कर देते हैं।
तो ये जो बारबिट्यूरेट्स है ये सिंथेटिक ड्रग है, ये मिलता है बारबिट्यूरिक एसिड से, और इनको हम नॉर्मली स्लीपिंग पिल्स भी बोलते हैं, जो पूरी बॉडी एक्टिविटी को लो कर देगा और सोने का मन करता है। बाद में ऐसे ही बेंजोडाइज़ापाइन, ये एंटी एंजाइटी और सिडेटिव ड्रग है, और ये भी स्लीप को बढ़ाता है, मतलब सोने की इच्छा होती है इनको लेने से। ठीक है, तो ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? हाईली एडिक्टिव, मतलब यदि इनको लेना शुरू किया तो बहुत जल्दी इनके प्रति हम एडिक्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोड्यूस सिडेशन, डिजीनेस, फिर हिप्नोसिस और एंजाइटी, और परमानेंटली डैमेज द डेवलपिंग फीटस। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडीज इसको लेती है तो वो फीटस को डैमेज कर सकता है। ये देखिए बेंजोडाइज़ेपिन, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं? यही प्रोलॉन्ग स्लीप, सोने का मन करेगा बहुत लंबे समय तक, फिर डिक्रीज और इरेक्शन प्रॉब्लम्स, तो ये सारी जो है इसके इफ़ेक्ट होते हैं। और इसके अलावा ड्राई माउथ, फिर उसके बाद लाइट हेडेक, कन्फ्यूज़न, ये सारी चीज़ें भी इससे क्रिएट होगी। ओपियोइड्स, तो ओपियोइड्स जो हैं इसके इफ़ेक्ट क्या हैं? कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, फिर सिडेटिव है, स्वेट यानी पसीना बहुत ज़्यादा आना, और इसके अलावा जो है ये नीचे जो दी हुई है हेलोसिनेशन और यूरिनरी रिटेंशन, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर मॉर्फिन, ये होता है एनाल्जेसिक एंड नार्कोटिक ड्रग। ये क्या है? एनाल्जेसिक एंड नार्कोटिक। ये सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट डालता है। ठीक है, कहाँ इफ़ेक्ट डाल रहा है? ये सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और नार्कोटिक ड्रग में आता है, ये मॉर्फिन है। और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? ये क्या, इन्हें क्या इफ़ेक्ट डालता है बॉडी पे? पेन को कम करेगा, ब्रेन हमारा काम करना बंद कर देता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? मायोसिस हो सकता है, फिर सिडेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, निमोनिया है, हाइपोटेंशन, नोज़िया, एमएसएस, ये सारी चीज़ें इससे हो सकती है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस जो हैं इनमें आते हैं एलएसडी और मैरिजुआना। तो ये क्या करते हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, इनएबिलिटी टू थिंक अबाउट सिचुएशन, मूड अल्टर, यानी पूरे मूड को हमारे अल्टर कर देते हैं। ठीक है, दैट अल्टर सेंसरी प्रोसेसिंग इन द ब्रेन, ब्रेन में पूरा प्रोसेसिंग को अल्टर कर देंगे। फिर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और चेंज इन थॉट प्रोसेसिंग एंड डीपर्सनलाइजेशन। ठीक है, तो ये सब हेलोसिनोजन के इफेक्ट हैं। और हेलोसिनोजन कौन कौन से हैं? देखिए एलएसडी है, फिर ये है मेरिजुआना भी इसमें आता है, मैजिक मशरूम, धतूरा, ये सब इसमें आते हैं। अब इनके ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ड्रग एडिक्शन के? तो हॉस्पिटलाइजेशन, यानी हॉस्पिटल में क्या कर सकते हैं? एडमिट कर सकते हैं। बिहेवियरल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और चेंज इन एडिक्ट सोशल एनवायरनमेंट। मतलब इसके लिए वही साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ये सब दी जाती है। लेकिन इनकी हमको ज़रूरत ना पड़े, हम ये कोशिश करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इन सब चीज़ों में ना ही पड़े, ना ड्रग्स में, ना अल्कोहल में, और ना ही टोबैको के एडिक्शन में। ठीक है, क्योंकि टोबैको जो है वो भी धीरे धीरे हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, जो भी लोग टोबैको लेते हैं, भले ही वो सिगरेट के रूप में लें या डायरेक्टली लें या स्नॉटिंग के ज़रिए लें। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है किसी के भी, ना तो प्रेशर में, ना किसी टेंशन में, और ना ही किसी एक्साइटमेंट के लिए। ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ प्रिवेंशन। ड्रग्स को हमेशा ना ही बोले, एजुकेशन, ट्रीटमेंट, पब्लिक पॉलिसी और लॉ एंडोर्समेंट। एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट गोल्स सेम, रिड्यूस डैमेज फॉर, रिड्यूस डिमांड फॉर ड्रग्स। मतलब जितना हम लोगों को ये करेंगे, उसके प्रति बताएंगे, तो ड्रग्स के प्रति जो है डिमांड कम करना। और पब्लिक पॉलिसी और लॉ जो इन्फोर्समेंट गोल क्या है? रिड्यूस सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। मतलब सप्लाई ना करे, उसकी अवेलेबिलिटी को ख़त्म करे तो लोग नहीं ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल वही है कि अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर ऑन चिल्ड्रन,
देन चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड एंड काउंसल टू बियर प्रॉब्लम एंड स्ट्रेस इन लाइफ। उनको ये समझाएं कि यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको बियर कैसे करें, एजुकेट करें उनको इस चीज़ को कि प्रॉब्लम को वो फेस कर पाए। द चाइल्ड शुड सीक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड एल्डर्स। यदि आप इस चीज़ में पढ़ते भी हैं तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से इस बारे में बात कर सकते हैं, उनको वो आपको ज़रूर इससे निकाल देंगे। अफेक्टेड इंडिविजुअल शुड सीक मेडिकल हेल्प ले सकते हैं साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से, और डी एडिक्शन एंड रिहेबिलाइजेशन प्रोग्राम इन सेंटर्स पे जाके भी हम इनको छोड़ सकते हैं। तो ये जो था बेटा ये सब हो गया है। अब ये चैप्टर नंबर 8 के हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10।